पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं आजू बाजू के विलेज एरिया के, तो दोनों का जो भी डेवलपमेंट के रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, वो भले फिर बाजू के जो भी कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया नेशन है, वहाँ पे अब रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो पर्टिकुलर एरिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो आजू बाजू के डेवलपमेंट, उनके जो आजू बाजू के कंट्रीज है उनके बॉर्डर्स रहते हैं, देन अर्बन एरिया, रूरल एंड अर्बन एरिया का डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर कंसिडर करके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो मैं बता रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन्वॉल्व्स ऑफिशियल सच एज चौकीदार, जो लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करना, रिवेन्यू कलेक्शन करना एंड गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करते हैं। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, जैसे कि उसमें आता है लेखापाल, तहसीलदार, ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स मर्ज अप हो के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनता है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे और अदर अथॉरिटीज, ये सभी को मिला के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हम लोग बिठाते हैं। देन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स के, उसका मेन ऑब्जेक्टिव after achieving independence is there a decentralization of power in order to enable the participation of Indian population in political matter। पॉलिटिकल मैटर में इंडियन पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट मिला इंडिपेंडेंस के बाद। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया इज ए लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड पॉलिटिकल मैटर्स, उनको एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के हिसाब से मिला। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक को एक एक अथॉरिटी दी गई, वो बेटर अल्टरनेटिव था। अगर एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलर कंट्री का बढ़ाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मैंने बताया, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है उनको एक ऑफिशियल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने के, जैसे कि चौकीदार है, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। रिवेन्यू कलेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो अगर इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है तो वो टाइम पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे बनता है, बहुत सारे ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे कि लेखापाल है, तहसीलदार है, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स है एंड अदर जो भी अथॉरिटीज़ है, वो सब मिला के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप संभालते हैं। Then next is role and importance of political parties in रूरल सोसाइटी। उसका रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? पॉलिटिकल पार्टीज कौन से है? बेसिकली पॉलिटिकली जो पार्टीज गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में
जो इंक्लूडेड है वो इन्वायरमेंट क्यों मेंटेन रखना है। पंचायत राज है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो समिति पंचायत है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये तीनों का एकदम इम्पोर्टेंट रोल है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में। देन 1992 में वो पंचायत the modern Panchayati Raj and its Gram Panchayat are not at all related to caste and or grade found in the northern India। तो ये पंचायत राज जो है और जो ग्राम पंचायत है वो कास्ट के रिलेटेड या किसी खाप पंचायत के रिलेटेड नॉर्दर्न इंडिया में नहीं पाया गया। तो उसका मेन मोटो क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर पहला है ग्राम पंचायत, वो विलेज लेवल पे रहेगा, पंचायत समिति वो ब्लॉक लेवल पे रहेगा, और उसके बाद है जेडपी, वो पूरा रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। मंडल परिषद, पंचायत समिति वो ब्लॉक लेवल के राज्य पंचायती इंस्टीट्यूशन है। ग्राम पंचायत एकदम विलेज लेवल के है एंड जिला परिषद है पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत में सरपंच हेड रहता है, वही इलेक्ट होता है ईच एंड इन पीरियड ऑफ 5 years। 5 years में इलेक्शन होके ग्राम सभा का जो भी मेंबर रहेगा वो इलेक्ट होके आ सकता है। वो 5 years का उसका काम करने का पीरियड रहता है। उसमें अभी ग्राम पंचायत में जो गांव के विलेज के जो भी वर्क्स है वो कैसे चलते हैं, तो गांव में रहता है एक तो वीकली मार्केट रहता है, उससे जो महसूल कर जो भी टैक्स उनको मिलता है, वाटर से वाटर सप्लाई की वजह से जो भी टैक्स मिलता है, देन लोकल मंदिर रहेंगे, वो मंदिर से जो भी टैक्स मिलता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है पंचायत समिति ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का ये सोर्स ऑफ इनकम से जो भी गांव के विलेज के जो भी वर्क्स है वो किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम्स रहेगा या फिर रोड का काम है, कच्चे से पक्का रोड बनाना है, तो वो सभी छोटी मोटी कामें हैं, वाटर का कनेक्शन देना है, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है प्रोग्राम्स है वो सब अरेंज करने, वो सभी उसमें से ग्राम रिवेन्यू में से ही किए जाते हैं। पंचायत समिति गवर्नमेंटल बॉडी, तहसील लेवल पे गवर्नमेंट बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उसका नाम है पंचायत समिति। This body for the villages of Tehsil that together are called as development block। मतलब ये पंचायत जो समिति है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स रहेंगे, विलेजेस रहेंगे, वो सबका एक मिला ये पंचायत समिति बनता है। वो टुगेदर काम करते हैं, उनका लिंक रहता है ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति इज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत। ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत जब एक होंगे तो एक पंचायत समिति बनेगी। तो वो पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने वो पर्टिकुलर एरिया के हर एक गांव का एक जो ये सरपंच रहेगा, वो हर एक गांव के सरपंच मिला के एक पंचायत समिति बनाते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया वो एक ब्लॉक हो गया, मतलब एक टुकड़ा हो गया पूरे पर्टिकुलर एरिया में। मतलब उसमें 2 और 3 या 5 इन नंबर ऑफ विलेजेस रहेंगे, वो हर एक विलेजेस के एक एक सरपंच मिल के एक पंचायत समिति बनाएंगे। उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए पंचायत समिति में भी सेम है, 5 years का टर्म रहता है पंचायत समिति का। वहाँ पे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन रहता है। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे IT डिपार्टमेंट है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट पंचायत समिति में
उनके काम क्या है कि प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर्स हो रहे कि नहीं रोड के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश हो रहे कि नहीं, वो रिलेटेड टू एजुकेशन आ गया। कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वो रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के रिलेटेड आ गया। फिर एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री का उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है या नहीं, वो डेवलप करना है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी है, जो गवर्नमेंट के स्कीम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये सभी जो काम है वो है पंचायत समिति के। अभी ZP के काम क्या है? द गवर्निंग ऑफ एडवांस सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एडवांस सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मैंने जैसे बताया ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति के ऊपर है ZP। तो पंचायत राज में ये 3 लेवल्स है, उसमें से ZP है 3rd लेवल पे, वो एडवांस सिस्टम है, उसको ZP बोलते हैं, जिला परिषद। चीफ ऑफ ZP क्या रहता है? IS ऑफिसर रहेगा, चीफ ऑफिसर ऑफ द पंचायती राज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनका ये है। नेक्स्ट अभी ये लोकल विलेज पॉलिटिक्स है, और लोकल विलेज बॉडीज का अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल बैठता है तो ही वो पर्टिकुलर एरिया का, ब्लॉक का और जिला डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, विकास या डेवलपमेंट हो सकता है। उन्होंने रूरल टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी है वो एक मेंबर है, नॉमिनी प्लानिंग कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो भी मेंबर है, जो भी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के वो, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड मेन मिनिस्टर, स्टेट का जो मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट का वो, एंड डायरेक्टर जनरल फॉर CAPART, ये सभी उसके मेंबर्स है, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैंने बताया है हर एक NGOs है, नंबर ऑफ NGOs, वो NGOs एक साथ मिलके ये इसके अंडर काम करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटिंग न्यू रूरल टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट फॉर द पीपल्स एक्शन, तो उसके लिए वो काम करते हैं, उसके अंडर ये सब आते हैं, वो सब मिलके नंबर ऑफ NGO प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वर्क करते हैं। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हुआ। अभी इसका पर्पस क्या है? रिस्पेक्टिंग थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ द विलेजर्स, गांव के जो लोग हैं, विलेजर्स है, उनके जो थॉट्स एंड आइडियाज है उसका रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट करना मतलब क्या? उनके आइडियाज क्या है रूरल टेक्नोलॉजी के बारे में, लोगों के फाइनेंशियल पर्पस के बारे में, न्यू कौन सा टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्क कर सकता है ये, अगर ये आइडिया वर्क किया तो जो भी थॉट्स हैं उनके, तो उनको उस पर्टिकुलर चीज़ में या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या वर्क में अच्छे से बेनिफिट या आउटपुट मिल सकता है। वैसे थॉट्स एंड आइडियाज़ विलेजर्स की तरफ से जो आएंगे उनका रिस्पेक्ट करना है। लिसनिंग टू देयर वॉइस, उनका आवाज़ सुनना, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग मतलब इसका, लिसनिंग टू देयर वॉइस विलेजर्स का प्रॉपरली जो भी उनके क्वेरीज है वो इजीली लेना। नेक्स्ट है हार्नेसिंग देयर रिसोर्सेज। हार्नेसिंग देयर रिसोर्सेज का मीनिंग है, रिसोर्सेस मतलब जो भी वाटर के रिसोर्सेस है, अदर रिसोर्सेस जो भी है वो पर्टिकुलर विलेज में या रूरल एरिया में वो सभी रिसोर्सेस को एक साथ मिला के उसका प्रॉपरली यूज कैसे कर लेना चाहिए, दैट इज हार्नेसिंग द रिसोर्सेस। में रिसोर्सेस को केंद्रित करना मतलब इकट्ठा मतलब वो सब वाटर रिसोर्स है, जैसे गाँव में नदी है या वेल्स हम लोग बना सकते हैं, वेल्स कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा उधर वाटर टेबल का कैपेसिटी, ग्राउंड वाटर टेबल हाईयर पे है तो वेल्स हो सकता है,
देन अगर रिवर है तो रिवर का वाटर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो जो भी रिसोर्सेस है उसका कैसे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन, फंडिंग देयर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज गांव के लोगों की तरफ से हो रहे हैं उनको फंडिंग देना, एंगेजिंग देम इन डायलॉग्स, मतलब उनका कन्वर्सेशन मेंटेन रखना है इन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो मेंटेन रखना है, ताकि क्या होगा, वो कमिटी के वो ये एनजीओ के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स इन लोगों तक पहुंचेंगे और उनको एक अपर ग्राफ मिलेगा, आगे जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग द वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन है, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है जिस एरिया में, जिस रूरल एरिया में, वहाँ पे लोगों को रोजगार देना, वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए जो भी सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देना, दैट इज मेन पर्पस ऑफ CART। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ रूरल सेक्टर, रूरल सेक्टर में जो भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर ना, उनके जो कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज, टू एनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटियर एक्शन फॉर द रूरल डेवलपमेंट, लोगों को अच्छे से समझा के, अच्छे से उनको जो भी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो अरेंज करके समझा के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, और एनकरेज करना टू प्रोवाइड रूरल डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ बिल्डिंग लेवल फॉर रूरल कम्युनिटीज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्डिंग लेवल मतलब टू प्रोवाइड रूरल डेवलप, बेसिकली CAPART का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों, गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मेंटेन करना। इट इज द मेन जॉब और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CAPART। देन to provide assistance for community action pertaining to rural development, कम्युनिटी के जो भी एक्शंस हैं रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट उसको प्रॉपरली असिस्ट करना। देन टू एनकरेज वुमेन, चिल्ड्रंस, डिसेबल इंडिविजुअल्स, वुमेन्स, लेडीज को इनकरेज करना, चिल्ड्रंस को इनकरेज करना, जो भी डिसेबल इंडिविजुअल्स हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको उनके टैलेंट को बढ़ावा देना, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेज करना। अल्टीमेटली उनका विकास होगा तो गांव का भी विकास होगा। और अवेयरनेस टू सेटअप एंड मेंटेन रूरल ऑर्गेनाइजेशन एंड नए सेटअप करना ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली लोगों को स्ट्रांग बनाना, खुद जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को जनरेट करके देंगे, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करके हम लोग उनको बढ़ावा दे सकते हैं। टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का प्रॉपरली कंजर्वेशन कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉपरली, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर रिसोर्स कम है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो जिस सीजन में, रेनी सीजन में जो वाटर गिर, मतलब जो भी बारिश गिरती है वहाँ से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग फार्म पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो अगले चैप्टर में आपको अच्छे से समझने वाला है व्हाट इज फार्म पॉन्ड। फार्म पॉन्ड मतलब बहुत बड़े एरिया का ऐसे एक्सकावेट करके एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनाया जाता है, उसमें जो भी वाटर है वो रेनी सीजन का वाटर कलेक्ट किया जाता है और वो कलेक्टेड वाटर हम लोग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी एनर्जी है, एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेस है, नेचुरली रिसोर्सेस, वो उनका प्रॉपरली कंजर्वेशन करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का ये, लेकिन उसमें कौन से, अगर आप एक विलेज में जा रहे हो विजिट के लिए, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है कि विलेज को एक विजिट करना है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, विलेजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सा एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है विलेजर्स का, उसके ऊपर एक सर्वे क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है। लोकल एरिया पॉपुलेशन कितना है, प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, पास्ट
जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट के रिलेटेड उनको, कल्चरल हेरिटेज के बारे में उनको पूछना है। देन एजुकेशनल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है ईच एंड एवरी फैमिली का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी है कि नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन होता है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, गेम्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी के बारे में वहाँ आपके यहाँ पे कैसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एम्यूनिटीज आपको मिलते हैं या नहीं, ये सभी, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेजिटेशन का पैटर्न कौन सा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, वाटर सोर्सेज सच एज वेल्स, रिवर्स कौन से है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये सभी क्वेश्चन आपको मन से प्रिपेयर करने हैं और वहाँ पे जाके वो लोगों से ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपके एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज है, प्रॉब्लम्स है या नहीं, और वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा एक सर्वे रिपोर्ट हम लोग नियर बाय उनके अथॉरिटी को, जैसे कि अगर ये ग्राम पंचायत के अंडर है तो वहाँ पे जाके सबमिट करके एज अ सिविल इंजीनियर वी कैन डू दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। देन रोल ऑफ सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग का रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इतना हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, बराबर। उसके बाद आएगा सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में अराउंड 16 मार्क्स का वेटेज है उसका, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं फर्स्ट चैप्टर के आपको क्वेश्चंस ग्रुप पे, आरडी का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ पे क्वेश्चन सेंड करूँगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख के विद इन अ वीक या फिर मैं जो डेट बताऊंगी वहाँ वो डेट में गूगल मीट पे कल्पेश सर ने आपका ग्रुप बनाया है शायद थर्ड ईयर का, वही ग्रुप में ऐड होके मैं आपको क्वेश्चंस वहाँ पे दे दूंगी या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे दे दूंगी। आप पीडीएफ बना के व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप क्वेश्चन आंसर्स असाइनमेंट का पीडीएफ बना के भेज दो। समझ में? तो फर्स्ट चैप्टर का ये आपका क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। उसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको वो लिख के भेजना है व्हाट्सएप के आरडी के ग्रुप पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी अभी आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट का स्टार्टिंग ईच एंड एवरी टॉपिक का यहाँ से होगा। अभी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि कैसे कैसे रहता है रूरल डेवलपमेंट। So next lecture we will see the chapter number 2, that is water resource management and sanitation. Okay? तो फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स है वो मैं आपको जल्द से जल्द बना के भेजूंगी। उसके बाद आप असाइनमेंट लिख के मुझे विद इन अ वीक सबमिट करो, जैसे कि आपको क्वेश्चंस एंड नोट्स मिल जाते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके असाइनमेंट मिलने चाहिए, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे ऑन फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड एक डाउट सेशन आपका रहेगा, तो उसमें आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।